नेपाल में कुदरत के कहर ने तबाही ऐसी मचाई और तबाही का ऐसा मंजर है कि जिधर नजर दौड़ाओ उधर सिर्फ बर्बादी दिखाई दे रही है। कहीं सैलाब ने रास्तों का नामो निशान मिटा दिया, कहीं पानी के तेज बहाव ने घरों और बस्तियों को अपनी चपेट में ले लिया और कहीं देखते देखते जिंदगी मलबे में बदल गई। देखिए, तस्वीरें खौफनाक है, मंजर दिल को दहला देने वाला है और आप ये तमाम वो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर नेपाल में ऐसी भयानक तबाही आई कैसे? सबके मन में ये सवाल है। अचानक आई फ्लैश फ्लड ने हर किसी को हैरान कर दिया। कुछ ही वक्त में पानी का ऐसा सैलाब, पानी का ऐसा रौद्र रूप सामने आया कि लोगों को संभलने तक का मौका भी नहीं मिला। लेकिन तबाही को लेकर अब कई थ्योरी सामने आ रही है और आज इन्हीं थ्योरियों पर हम बात करेंगे कि तबाही के पीछे कौन सी थ्योरी सही है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आपको ये पता लगेगा कि नेपाल में आखिर ये तबाही किस तरह से हुई और क्या इस वक्त ग्राउंड पर सिचुएशन है। नेपाल में कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि चारों तरफ तबाही, चीख पुकार और बेबसी का मंजर नजर आ रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखकर रूह कांप जाएगी, तस्वीरें दिल दहला देने वाली है और ये तस्वीरें बता रही है कि इस वक्त नेपाल के क्या हालात हैं। देखिए, हर तरफ इस वक्त मलबा, सैलाब का कब्जा है। जहां घर थे आज वहां मलबा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तमाम जो तस्वीरें हैं, आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप इसे देखकर समझ पाएंगे कि इस वक्त नेपाल के लोग जो इस आपदा के शिकार हुए हैं उनकी क्या स्थिति होगी। जहां अपनों की आवाजें गूंजती थी, आज वहां पर मातम पसरा हुआ है। जहां पर लोग रहते थे, आप देखिए सब कुछ वहां पर तबाह हो चुका है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। राहत बचाव का काम लगातार जारी, लगातार यहाँ पर लोगों को मलबे से तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब ये दो तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, ये देखिए जहां पर लोग रहते थे, जहां पर जिंदगी थी, जहां पर खुशियां थी, और दूसरी ये तस्वीर इस तबाही के बाद जो ये पानी का ये सैलाब आया उसके बाद की आप तस्वीर देख रहे हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा और सिर्फ यहां पर तबाही की तस्वीरें नजर आएगी। आप देखिए कि नेपाल के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में बुधवार को जो नजारे सामने आए वो सिर्फ बाढ़ या भूस्खलन नहीं था, वो एक ऐसी तबाही थी जिसे शब्दों में विनाशकारी कहना भी कम लगता है। देखिए, काठमांडू से महज 50 किलोमीटर की उत्तर में स्थित 7,234 मीटर ऊंचे यानी कि 23,733 फीट लांगटांग लिरुंग पर्वत की ढलानों से शुरू हुई ये घटना नेपाल के तिब्बत सीमा क्षेत्र को बुरी तरह से ये तबाह कर दिया इसने। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कुछ एआई जनरेटेड हम वीडियो भी दिखा रहे हैं क्योंकि इसके जरिए हम आपको बताएंगे कि जो तमाम थ्योरीज निकलकर सामने आ रही है उस पर हम बात करेंगे।
देखिए, तबाही को लेकर कई सारी थ्योरी है जो सामने आ रही है और आज इन्हीं थ्योरीज पर हम बात करेंगे। और जैसे जैसे इन थ्योरी पर चर्चा बढ़ रही है, वैसे वैसे नेपाल की तबाही की पूरी तस्वीर भी सामने आती जा रही है। इस पर चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन सी थ्योरी इस वक्त सामने आ रही है। जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। थ्योरी नंबर 1, यानी कि भोट काशी की सहायक नदी लेहिंदी में बहाव रुका, इस पर हम बात करेंगे। अब थ्योरी नंबर 2, भूकंप के बाद शुरू हुआ बर्फीला तूफान, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो थ्योरी नंबर 3 है वो ये कि झील फटने के बाद शुरू हुई महातबाही, जिसकी तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। देखिए, नेपाल में आए इस भीषण फ्लैश फ्लड ने अब तक जो तस्वीरें पेश की हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर हालात बने हुए हैं। काफी हद तक स्थिति जो है साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि आप देखिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार जो वहां पर लोग हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि जिस भूकंप को देखकर शुरुआत में आशंका जताई जा रही थी कि कहीं यही तो इस जल प्रलय की वजह नहीं बना, उस दावे पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि USGS के मुताबिक इस भूकंप को अचानक आई बाढ़ की वजह नहीं माना जा रहा है। और USGS के अनुसार इस तबाही के पीछे ग्लेशियर का ढहना अहम माना जा रहा है। देखिए, नेपाल में जल प्रलय यानी कि तिब्बत में ग्लेशियर टूटा और ग्लेशियर टूटने से बर्फ पत्थर नदी में गिरे हैं। जब ग्लेशियर टूटता है तो जो बर्फ और पत्थर होते हैं वो नदी में गिरे और नदी में बर्फ और पत्थर बड़ी मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा होते चले गए, यानी कि एक ब्लॉकेज वहां पर होता चला गया। और देखिए, नेपाल में जल प्रलय यानी कि नदी का बहाव इसकी वजह से रुका और ग्लेशियर से गिरे मलबे से नदी का बहाव यहाँ पर रुका और नदी का बहाव रुकने से मौके पर अस्थायी यहाँ पर झील बन गई और झील में पानी बढ़ता चला गया। उसके प्रवाह वहां पर पूरी तरह से बाधित हुआ और जल प्रवाह यहां पर बाधित होने से पानी जमा होता चला गया और फिर यहां पर अस्थायी झील का जलस्तर बढ़ गया। और भारी दबाव की वजह से, यानी कि जब ग्लेशियर टूटता है वो ब्लॉकेज, वो पानी और भारी दबाव की वजह से ये झील यहाँ पर टूटती है। झील में ज्यादा पानी जमा होने से दबाव बढ़ा और जल प्रवाह में आ रही पत्थर बर्फ की रुकावट यहाँ से हट गई। भारी दबाव की वजह से झील यहाँ पर टूट गई और जैसे ही झील टूटती है वहां से बाढ़ आई और लेहिंदी, भोटेकोशी और फिर त्रिशूली नदी में यहाँ बाढ़ आई। देखिए, रसुआ जिले के तिमूरे, इसी के साथ स्याबुफ्रीसी में भी भारी तबाही की तस्वीर है। आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं कि वीडियो में ये दिख रहा है कि मिट्टी और चट्टानों की एक दीवार इमारतों, सड़कों और गाड़ियों को बहा ले जा रही है। लोग नुवाकोट इलाके में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मलबे से बचकर भागते नजर आ रहे हैं। नेपाल में आई भीषण तबाही बर्फ बम बन गया और नेपाल में तबाही की वजह से आप देखिए लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भूगर्भ वैज्ञानिक के हवाले से जो दावा किया है आप उसे भी जानिए और समझिए। तिब्बत में 2000 फीट चौड़े ग्लेशियर का हिस्सा टूटा है। 17,000 फीट की ऊंचाई से ये जो ग्लेशियर है वो नीचे गिरा और उसके बाद कनाडा के गैलकरी यूनिवर्सिटी ने एक्सपर्ट का ये दावा किया है। ये एक्सपर्ट का जो दावा है हम आपको वो बता रहे हैं कि 4000 फीट नीचे गिरकर ये सीधे जो है लेहिंदी नदी में वहां पर पहुंचा ये बर्फ। जहां बर्फ का टुकड़ा गिरा वहां पर बम विस्फोट जैसा असर हुआ है और इसकी ताकत को आप समझिए। इसकी ताकत हिरोशिमा परमाणु विस्फोट का करीब 6.3% यहां पर बताई जा रही है। अब 5.2 तीव्रता का भूकंप जैसा कंपन पैदा हुआ, लेकिन आप इससे समझ पाएंगे जब कि बड़ा सा ग्लेशियर जो टूटता है, बर्फ टूटता है तो भूकंप के झटके महसूस होते हैं और इसकी तीव्रता 5.2 बताई जा रही है। गिरते ही ये बर्फ और चट्टान का विशाल ढेर पानी, मिट्टी और मलबे के 100 फीट ऊंचे सुनामी लहर में बदल गया जो त्रिशूली नदी में समा गया। नेपाल की खड़ी और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों ने इस लहर को और तेज कर दिया, जिससे नीचे बसी बस्तियों के लिए ये मौत का दीवार बना। विनाशक तबाही से करीब 300 लोगों की जान जा चुकी, सैकड़ों परिवार तबाह हो चुके, सैकड़ों लोग
जो कि लापता हैं, जिन्हें लगातार तलाशने की कोशिश की जा रही है। जहां पर हंसते खेलते परिवार थे, आज उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी। लोगों के जो आशियाना थे वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। लगातार यहाँ पर टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब आपको बताते हैं कि सैकड़ों लोग लापता हैं। विनाश के पीछे चीनी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, अब सबसे पहले इस पर बातचीत कर लेते हैं। कुछ तस्वीरें आई हैं, कुछ टाइमलाइन है, जिसके जरिए शायद आप समझ पाएंगे। और ये देखिए तस्वीर, ये बॉर्डर की वो तस्वीर है, और ये जो आप रेड घेरे में देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए तस्वीर नेपाल चीन के बॉर्डर केरंगू बॉर्डर की है, और इस तबाही में केरंगू बॉर्डर पर स्थित विशाल कस्टम ऑफिस यानी कि पानी की प्रचंड लहर में बह गया। और ये देखिए जिस पॉइंटर का मैंने जिक्र किया वो टाइम और डेट यहाँ पर मेंशन है। और इसकी टाइमिंग को आप देखिए, इसकी टाइमिंग सुबह जो है वो करीब 11 बजे है, यानी कि तबाही की जो तस्वीर है वो 11 बजे पहले आने शुरू हो गई थी। और चीन ने अपने पड़ोसी नेपाल को काफी देर से ये बात बताई, और इसलिए नेपाल के मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। यानी कि जो वहां पर अगर पहले बता दिया जाता तो चीनी मंशा पर ये सवाल उठ रहे होते, अब ये नहीं उठते। अब आप ये भी समझिए कि चीन ने रियल टाइम पर जानकारी शेयर नहीं की, यानी कि नेपाल को काफी देर के बाद जानकारी मिली, और यही वजह है कि चीनी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए नेपाल से रियल टाइम डेटा नहीं शेयर किया गया, और नेपाल को नहीं मिला संभलने का यहाँ पर मौका, क्योंकि अगर वो टाइम और पहले पता लगती तो शायद वहां पर संभलने का मौका मिल सकता। रियल टाइम डेटा नहीं मिलने से ज्यादा लोगों की जान चली गई, और चीन पर लग रहे आरोपों पर सफाई दी और कहा कि बीजिंग ने नेपाल को समय पर चेतावनी नहीं दी, जिसकी वजह से नेपाल में इतनी ज्यादा लोगों की जान गई। लेकिन नेपाल के जो पत्रकार हैं परशुराम काफले का कहना है कि चीन की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है, और नेपाल त्रासदी का जो कनेक्शन है वो चीन से क्यों, इसे आप समझिए। दरअसल नेपाल के पत्रकार परशुराम काफले ने चीन पर आरोप लगाए हैं। आरोप क्या है कि चीन पर नेपाल को अर्ली वार्निंग ना देने का आरोप है। हमारे उत्तरी पड़ोसी में ने हमें काफी नुकसान पहुंचा, ये कहा गया है नेपाल के पत्रकार की तरफ से। और उत्तरी पड़ोसी ने समय पर अलर्ट नहीं दिया, और अलर्ट नहीं मिलने से आपदा से बचने की व्यवस्था यहाँ पर कमजोर हुई। यानी कि अगर वक्त से पहले या वक्त रहते बता दिया गया होता तो शायद लोगों की जान बच सकती थी। हम लगातार उनके क्षेत्र से पैदा होने वाले संकटों का सामना करते आ रहे हैं, जबकि हम उनकी सभी जरूरतों और आवश्यक चिंताओं को पूरा करते हैं। आखिर इस एक तरफा प्यार की कीमत अकेले नेपाल को ही क्यों चुकानी पड़े, ये सवाल भी पूछा गया। देखिए भूगर्भ वैज्ञानिक बताते हैं कि नेपाल और तिब्बत दुनिया के उन इलाकों में से है जो सबसे ज्यादा खतरे में है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट समेत दुनिया की ज्यादातर सबसे ऊंची चोटियां हैं, और यहाँ के पहाड़ बहुत खड़े ढलान वाले होते हैं। हिमालय का इलाका भूकंप के लिहाज से बहुत सक्रिय है, और जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान बढ़ा है, जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर से बनी झीलें फैल रही है। भीषण तबाही के पीछे मेड इन चाइना की भी बात सामने आ रही है। अब इसे भी लेकर आपको अपडेट देते हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, अब आप इसे भी समझिए। देखिए ग्लेशियर इलाकों में अवैध निर्माण, और यहाँ पर चीन नेपाल बॉर्डर पर ऊंचाई वाले ग्लेशियर इलाकों में चीन ने गांव और बस्तियां बसा दी है। अब ऐसे में जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए समझिए, चीन ने ऊंचे ग्लेशियर पर श्याओकांग मॉडल वाले बॉर्डर गांव और इसी के साथ जो बस्तियां हैं वो बसा दी है। तिब्बत के केरुंग शहर में चीन ने पहाड़ों को काटा और नदी का रास्ता यहाँ पर बदल दिया। पहाड़ के कटने से त्रिशूली नदी का प्राकृतिक बहाव ही बदल गया, यानी कि प्रकृति के साथ यहाँ छेड़छाड़। और चीन के केरुंग पोर्ट को दो नदियों के संगम पर यहाँ बनाया गया है। पोर्ट के निर्माण से काफी स्पीड में पानी नेपाल की तरफ से आता है, और तेज गति से पानी आने से फ्लैश फ्लड का खतरा वहां पर बढ़ा है, जो लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। इसके अलावा तंग घाटियों में विकास के नाम पर बुनियादी ढांचा बढ़ने की वजह से तबाही और ज्यादा बढ़ जाती है।
देखिए, लगातार कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन ये तमाम थ्योरीज को लेकर भी लोगों की जो अंदर आप समझिए कि कई सवाल पैदा हो रहे हैं। चीन ने नेपाल के सीमावर्ती इलाकों जैसे रसुआगढ़ी और तातोपानी बॉर्डर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया है। चीनी कंपनियों की तरफ से नदियों के स्वाभाविक प्रवाह को रोके बिना अव्यवस्थित खनन, निर्माण सामग्री का नदियों में विसर्जन और तिब्बत के पठार पर जंगलों और ग्लेशियरों से की जा रही छेड़छाड़ ने नेपाल की नदियों के व्यवहार को खतरनाक बना दिया है। चीन अपने सीमावर्ती इलाकों में पहाड़ों को काटकर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना ही रहा है, लेकिन पर्यावरण प्रभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है, जिसका खामियाजा निचले इलाकों में बसे नेपाल को यहां भुगतना पड़ रहा है। अब चीन तक रेल लाइन बनाने के लिए तैयार होगा नेपाल। ग्राफिक्स के जरिए आप इसे भी समझिए। चीन तक रेल लाइन बनाने के लिए तैयार होगा नेपाल। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब आप इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। तिब्बत के शिगास्ते से काठमांडू तक रेल लाइन बिछाना चाहता है चीन और अपनी महत्वाकांक्षी BRI प्रोग्राम के तहत ट्रांस हिमालयन नेटवर्क के निर्माण की तैयारी है। और इस फ्लैश फ्लड के बाद चीनी प्रोजेक्ट पर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। ये रेल लाइन दुनिया के सबसे संवेदनशील और भूकंप संभावित इलाकों से गुजरेगी। भारी बारिश और भूस्खलन के दौरान यहां पर ट्रांस हिमालयन नेटवर्क कभी भी ध्वस्त हो सकता है। सुरंगों और पटरियों के निर्माण से हिमालय का जो नाजुक इकोसिस्टम है वो तबाह हो सकता है। और ऐसे में देखिए तो नेपाल में तबाही के पीछे चीन का भी एक एंगल नजर आ रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और भी पॉइंट्स बताते हैं। नेपाल तबाह, कितना नुकसान हुआ देखिए। पुल बह गए, यानी 35 पुल बह चुके हैं। जो पुल टूटे हैं वो है 45 इसकी संख्या। जिन प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा बह गए हैं वो 12 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। हाईवे बर्बाद, यानी कि 45 किलोमीटर हाईवे बर्बाद। तो ये तमाम अपडेट है। देखिए, फ्लैश फ्लड से हिमालय कॉरिडोर को खासकर रसुआगढ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये 260 से ज्यादा सालों से नेपाल के अहम ट्रांस हिमालयी रास्तों में से एक रहा है और यहाँ से व्यापारी, तीर्थयात्री और सेनाएं गुजरती थी। और बाद में ये चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों, जूतों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से एक देश का एक बड़ा प्रवेश द्वार बन गया था। और इसी बीच भारत ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 21 भारतीयों को नेपाल में बचा लिया गया, यानी कि MEA की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। सुनिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी चूंकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए। जैसा कि मैंने बताया कि 21 भारतीय नागरिक जो तमिलनाडु से हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और उनसे हमारी बातचीत भी हुई है। कुल मिलाकर नेपाल से आई इस भीषण तबाही के पीछे तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। ग्लेशियर ढहने की थ्योरी सामने है, मौसम और पहाड़ी परिस्थितियों पर भी सवाल है, लेकिन इसी बीच चीन के एंगल को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर क्या नेपाल में हुए इस विनाश के पीछे सिर्फ कुदरती वजह है या इसके पीछे चीनी गतिविधियों की कोई अहम भूमिका हो सकती है?